आज बिंदुसार अपने पुत्र के साथ अंतिम भोजन कर रहा है। शीघ्र बिंदुसार को पता चलेगा कि अकेले भोजन करने में कितनी पीड़ा होती है। जब वो स्थान रिक्त हो जहां कभी पुत्र बैठा करता था, उसे बहुत दुख होगा ये सोच सोचकर कि अपने पुत्र के साथ अधिक समय नहीं बिता पाया। उसे ग्लानि होगी कि अशोक की अंतिम समय में सहायता नहीं कर सका। वो अपने को दोष देगा कि अशोक को जाने के लिए अनुमति क्यों दी। तब वो समझ पाएगा कि हमारी पीड़ा, हमारी विवशता, उसका आभास जो हमें तुम्हारी मृत्यु से हुआ है। पर हम वचन देते हैं बिंदुसार की पीड़ा यही समाप्त नहीं होगी। उसे मारने से पहले हम उसके समस्त परिवार का नाश करेंगे और इनके विनाश के साथ ही सिंहासन पर तुम्हारा पुत्र बिठाएंगे। हमारा यूनानी रक्त राज करेगा इस मगध पर और ये अंत होगा हमारे सबसे बड़े शत्रु आचार्य चाणक्य के युग का, उसके स्वप्न का, जिसके लिए उसने हमसे हमारे सपने छीन के हमारी बलि चढ़ाई थी। सेवक और स्वामी की कहानी सुनाइए ना। एक समय की बात है, एक सेवक था। उसने अपने स्वामी को वचन दिया था कि वो उसकी हर बात मानेगा, किंतु 2 वर्ष तक उस सेवक ने कर नहीं चुकाया। क्यों नहीं चुकाया? उसने कहा कि उसने जो कुछ भी बोया था वो सब बुरे मौसम की वजह से बर्बाद हो गया। उसने कहा कि वो बहुत घाटे में है, लेकिन उसके स्वामी को लगा कि वो घाटा नहीं, राज्य कर की चोरी है। और चोरी का परिणाम क्या होता है? दंड होता है। और जानते हो एक स्वामी से चोरी का दंड क्या है तक्षशिला में? मृत्यु होती है। अद्भुत पुत्र, अद्भुत। एक छोटा सा बच्चा भी ये जानता है कि तक्षशिला में स्वामी से चोरी का दंड मृत्यु है। तू बहुत बुद्धिमान है बेटा, बहुत समझदार। तू देखना चाहता है कि स्वामी अपने सेवक को क्या दंड देता है? हाँ। छोड़ दो से। लोग कहते हैं मैं क्रूर हूं, निर्दयी हूं, लेकिन यह सब मुझे राज्य की व्यवस्था बनाए रखने के लिए करना पड़ता है और उसके लिए कर चुकाना तो आवश्यक है ना। और अगर कोई कर ना चुकाए तो दंड भी देना ही पड़ेगा। लेकिन इस बच्चे के आंसू मुझसे नहीं देखे गए। इसके बाप को मैं इससे छीन नहीं सकता। तुम्हें जीवन दान मिला है, अब बताओ कब तक तुम कर चुकाओगे? मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है स्वामी। खेत तो आप पहले ही ले चुके हैं। कौन कहता तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है? तुम्हारे पास ये पुत्र है, पत्नी है,
जाओ भेज दो इन्हें। अगर तुम नहीं कर सकते ये काम तो मेरे सैनिक बेचाएंगे इसे और इसकी मां को। एक दिन का समय है तुम्हारे पास। स्वामी, ले जाओ उसे। नहीं स्वामी, स्वामी। ले जाओ। आपने इसे जाने क्यों दिया? इसकी मृत्यु की हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं, इसके भय की है। अगर हम इसे मार देते तो बाहर जाके लोगों को यह कौन बताता कि हम कितने क्रूर हैं। अब देखना, कोई भी अपना कर चुकाने में विलंब नहीं करेगा। एक राजा को उसे अपनी प्रजा को अपने अधीन रखने के लिए अपनी प्रजा को भयभीत रखना अति आवश्यक है। किंतु अगर मैं प्रजा को ही मार दूंगा तो फिर राज किस पे करूंगा? स्वामी, कीचक, आपको प्रसन्नता होगी ये जानकर कि अशोक सम्राट बिंदुसार का सबसे प्रिय पुत्र है और चाणक्य का शिष्य भी। वो अशोक तक्षशिला के लिए निकल चुका है समुद्री मार्ग से। यदि उसे समुद्र में ही समाप्त कर देते हैं तो मैं मगध का सम्राट बन जाऊंगा और फिर आपको जो भी चाहिए मैं वो सब आपको दूंगा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटना पुत्र। आचार्य तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे ताकि तुम उनके स्वप्न को साकार कर सको। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं दूर जाकर आप लोग को भूल जाऊंगा। मैं प्रति पल आप लोग का स्मरण रखूं और मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरा स्मरण रखेंगे, मुझे भूलेंगे नहीं। तुम यहाँ की चिंता मत कर, आगे की ओर देखो। जिस यात्रा पे तुम जा रहे हो वहां पे अपना ध्यान केंद्रित कर। मेरा ध्यान आगे की यात्रा पर, अपने गंतव्य पर केंद्रित है और उसमें सफलता पाकर मुझे आना तो यहीं पे है, बहुत शीघ्र। तुम्हें दुर्बल नहीं बनना, समझे ना? अपने परिवार के लिए। यदि मेरा बल देखने के लिए तुम जीवित लौटे तो इतना विश्वास दिलाता हूं तुम स्तब्ध रह जाओगे।
अध्याय का नहीं, नए युग का आरंभ होगा, यूनानियों के युग का। और उसके लिए मौर्यों के युग का अंत होना अनिवार्य है और निश्चित भी। पवन की दिशा हमारी यात्रा के अनुकूल है राजकुमार। पवन देव चाहते हैं कि हमारी यात्रा मंगलमय। तक्षशिला के तट तक की यात्रा को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? आज की युवा पीढ़ी बड़ी अधीर है। वो समय की गति को अपने अनुसार तीव्र बना लेना चाहती है। राजकुमार, ये समुद्री मार्ग है। यहाँ से दूरी और समय तय होते हैं। समय की गति, समंदर की लहरों और पवन देव का बल, इन सब पर आश्रित है। निराशावादी सोचते हैं कि उनकी स्थिति प्रतिकूल होगी, आशावादी सोचते हैं कि उनकी स्थिति अनुकूल होगी, और यथार्थवादी वो अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। वो अपनी नौका के पाल की दिशा परिवर्तित, प्रतिकूल को भी अनुकूल बना लेते। एक यथार्थवादी राजकुमार को उसके गंतव्य तक अति शीघ्र पहुंचाकर मुझे अति प्रसन्नता होगी, और पीढ़ियों के अंतराल की दूरी भी कम होगी। क्या हुआ? सैनिक, जाओ जल लेके आओ। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब गीचक, महानायक गीचक, एक बार फिर से बोलो, कान पकड़ के उठक बैठक मारते हुए। महानायक गीचक, महानायक गीचक, एक बार और करूं? दोबारा महानायक कहना भूले ना, वैसा उठाऊंगा कि संसार से उठ जाओगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि महानायक गीचक जब नौका अध्यक्ष को विषपान से मार सकते थे, तो उन्होंने सीधे सीधे अशोक को क्यों नहीं मारा? सब समस्या ही समाप्त हो जाती। मूर्ख, यही अंतर है तुम्हारी सोच में और महानायक की सोच में। सोच आल आगे की सोचते हैं। अगर उसी स्थान पर अशोक को विष दे दिया जाता, हो सकता था अशोक का उपचार हो जाए, और अगर उसकी मृत्यु हो भी जाती तो वो मृत्यु नहीं हत्या प्रतीत हो, और इसका आरोप सीधा महानायक पे जाता। लेकिन यदि यही विष उसे तब दिया जाए जब वो तट से बहुत दूर हो, तो उसका उपचार भी संभव नहीं होगा। तक्षशिला की अस्थिरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अराजकता का वातावरण है, हिंसा का वातावरण है, और ये हमारा दायित्व है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र अपने प्रतिनिधि वहां भेजें जो प्रेम और शांति के संदेश का प्रसार कर सके। तक्षशिला में इस समय किसी को भी भेजना मृत्यु के मुंह में भेजने के समान। गीचक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय के कई ब्राह्मणों और विद्वानों की निर्मम हत्या कर दी है। शांति कैसे प्रसारित होगी जब हमारी बात सुनने से पहले ही हमारी हत्या कर दी जाएगी? मृत्यु के भय से हम अपने कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकते, और अवरोध तो किसी भी अच्छे कार्य में उत्पन्न होता है, पर अवरोध को दूर भी किया जा सकता है। यदि कोई हम पर आक्रमण करे तो हम उसके प्रहार को रोक सकते हैं। तथागत क्रोध और हिंसा के विरुद्ध थे, परंतु उन्होंने आत्मरक्षा के लिए कभी मना नहीं किया। यदि कोई नहीं जाना चाहता तो अंते आनंद का कथन सर्वथा उचित है। किंतु कितने लोग अपने से कम आयु के व्यक्ति से ज्ञान की बातें सुनना चाहेंगे? अपने से छोटी व्यक्ति के मुंह से बड़ी बातें सुनना उनके अहंकार को चोट पहुंचाएगा।
इसीलिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आयु और अनुभव में बड़ा हो। ऐसे व्यक्ति को अवश्य गंभीरता से लिया जाएगा। आयु का अनुभव से कोई संबंध नहीं, अन्यथा शाक्य मुनि को इतनी कम उम्र में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। क्षमा कीजिए, पर आप हैं कौन? भंते बोधेश्वर। शाक्यराज ने ये पत्र भेजा है। मुझे ज्ञात हुआ है महाखेर कि आप कुछ प्रतिनिधि तक्षशिला भेजना चाहते हैं। इस कार्य हेतु मैं भंते बोधेश्वर का नाम प्रस्तावित करना चाहता हूँ। भंते बोधेश्वर न केवल तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं, उन्होंने उस काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रशासकीय दायित्वों का निर्वाह भी किया था। इनके लिए वहाँ की परिस्थितियों को समझना सरल होगा। पर मेरी इच्छा है कि मैं जाऊं तक्षशिला। परंतु गुरुवर, मैं इतनी लंबी यात्रा तय करके आया हूँ केवल एक ही उद्देश्य से, कि मुझे भेजा जाए। उचित है। दोनों में से कौन जाएगा ये निर्धारित करने के लिए आप दोनों को एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। हमें शीघ्रातिशीघ्र अपने नए नौकाध्यक्ष का चुनाव करके यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए युवराज। जितनी प्रतीक्षा यहाँ करेंगे तो गीचक को और समय मिल जाएगा और तब तक वो तक्षशिला के निवासियों को प्रताड़ित करेगा। परंतु इतना शीघ्र हमें मिलेगा कौन? हम सब पाटलिपुत्र से बहुत ज्यादा दूर हैं। ये कैसे संभव होगा? मैं आपके जलयान का संचालन कर सकता हूँ। अगर राजकुमार की अनुमति हो तो। आप लोग कौन है? मैं हूँ नौकाध्यक्ष का पुत्र जामवंत और ये है उनका पौत्र माधव। मेरे समक्ष नौकाध्यक्ष ने अपने प्राण त्याग दिए और मैं कुछ ना कर सका। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। उन्होंने अपना सारा जीवन मगध की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वो सदैव कहा करते थे कि यदि उनकी मृत्यु भी हो तो ऐसे समय पर हो जब वो मगध की सेवा कर रहे हो। और यही संतोष उनके मुख पर दिखाई दे रहा था जब आज मैंने अपने पिता के अंतिम दर्शन किए। अगर आपकी यात्रा स्थगित हो जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पिता को अत्यंत दुख होगा। इसलिए उनका पुत्र होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे अवसर दें। हम अपनी यात्रा अभी आरंभ कर सकते हैं। पर आप अपनी 40 वर्ष की आयु में 26 वर्ष मैंने पिताजी से नौका चालन का विज्ञान और उसे चलाने की क्रिया सीखी। उनके सभी अभियान में लगभग मैं उनके साथ ही रहा। आपको निराश नहीं करूंगा। किस मिट्टी के बने होते हैं ऐसे लोग जो अपने दायित्व की पूर्ति के लिए किसी भी परिस्थिति में तत्पर होते हैं। मैं आपको अपने नए नौकाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता हूं। हम ये यात्रा अवश्य आरंभ करेंगे, किंतु आपके द्वारा आपके पिता की अंत्यक्रिया के पश्चात। किंतु राजकुमार, अंत्येष्टि होते होते तो रात हो जाएगी और फिर हम कल प्रातः ही यहाँ से प्रस्थान कर पाएंगे। क्या इतना विलंब करना उचित होगा? हम नौका की गति बढ़ा लेंगे और आज के दिन की क्षतिपूर्ति भी हो जाएगी। ना मैं आपसे आपका यह अधिकार छीन सकता हूँ, ना ही आपके पिताजी से। हम अंत्यक्रिया के पश्चात कल प्रस्थान करेंगे। ठीक है राजकुमार, जैसा आप चाहें। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.